सत्याग्रह बोले तो सत्य का आग्रह करना, सत्य की मदद से पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ना, अहिंसा के थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ना, यही है सत्याग्रह का कंसेप्ट। गांधी जी इसी फिराक में थे कि कोई मौका मिल जाए जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकूं, इसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो। इसी दौरान 1922 में फरवरी के महीने में यूपी के चौरा चौरी में एक घटना होती है। वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो एक पुलिस थाने को जला देते हैं, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं। 1931 में लंदन में ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक तरीके से क्लैश हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियरविल 9th अकेडमी। आज के सेशन में हम अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में इंडियन हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट फेज को डिटेल में बताया गया है। यह फेज है महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटने से लेकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक का। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बताया गया है, लेकिन आज के सेशन में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत तेजी से देखने वाले हैं। कौन कौन से फैक्ट देखने वाले थे, क्या हुआ था, कब हुआ था और कहां हुआ था। तो शुरू करते हैं। तो यह कहानी है महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटने से लेकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक की। तो महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में ही अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है, 1920-1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, 1927-1928 साइमन कमीशन इंडिया आता है, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत होती है और तब से ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो इस पूरी कहानी को हम फैक्चुअल तरीके से देखने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी 1915 के जनवरी मंथ में इंडिया आते हैं, इंडिया रिटर्न करते हैं। इससे पहले वो कहां थे? 1915 से पहले 1915 से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने वहां की रेसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ सत्याग्रह यूज किया था और इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे। ये सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह बोले तो सत्य का आग्रह करना, सत्य की मदद से पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ना, अहिंसा के थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ना, यही है सत्याग्रह का कंसेप्ट। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज किया था और इससे प्रेरित हुए थे वो कि हां, सत्याग्रह का यूज करके हम पावरफुल लोगों को भी हटा सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए। अब महात्मा गांधी जी ने इंडिया में आकर अलग अलग एरिया में वहां के लोकल मुद्दों को लेकर कुछ मूवमेंट किए थे। तो 1917 में बिहार के चंपारण में ऐसा मूवमेंट किया था। वहां के जो फार्मर्स थे वो यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। यूरोपियन प्लांटर्स वहां के फार्मर से जबरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग करवा रहे थे और उनके बदले में पैसा भी कम दे रहे थे। तो वहां के फार्मर इन यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए गांधी जी वहां पर जाते हैं। इसी साल 1917 में गुजरात के खेड़ा में भी वहां के फार्मर्स की डिमांड के साथ में जाकर महात्मा गांधी जी लड़ते हैं। तो क्रॉप फेलियर की वजह से और प्लेग बीमारी की वजह से वहां के जो फार्मर्स थे वो लगान नहीं दे पा रहे थे, रेंट नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि हमको थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, या तो कम कीजिए या पूरा खत्म कीजिए। लेकिन ये अंग्रेज सरकार मान नहीं रही थी, तो उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी जी जाते हैं गुजरात के खेड़ा में। इसके अगले साल 1918 में गुजरात के ही अहमदाबाद में वहां के मील वर्कर्स के सपोर्ट में गांधी जी जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां के मील वर्कर्स मील ओनर से डिमांड कर रहे थे कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ा दीजिए, जबकि वहां के मील वर्कर्स कह रहे थे कि हम तो या तो सैलरी बढ़ाएंगे नहीं या आप जितनी कह रहे हो उतनी नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको लेकर गांधी जी उनके सपोर्ट में जाते हैं। तो 1917 बिहार के चंपारण में, 1917 गुजरात के ही खेड़ा में और 1918 गुजरात के ही अहमदाबाद में।
ये जो गुजरात का खेड़ा वाला इवेंट है अपनी बुक में 1917 दिया गया है, कहीं कहीं पर आपको ये 1918 भी मिल सकता है। अब इसके अगले साल 1919 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रॉलेट एक्ट लाती है, कानून लाती है, और इस कानून के थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है कि वो इंडिया में हो रही किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं, वो भी बिना मुकदमे के, और 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं। तो एक तरीके से ये काला कानून था, खराब कानून था। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं इसके खिलाफ एक सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा, और तारीख तय की जाती है कि हम 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू कर देंगे। अब चूंकि सत्याग्रह इंडिया में अलग अलग एरिया में गांधी जी ने किया था, सक्सेसफुल भी रहा था, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग भी आ गए थे, तो अंग्रेज सरकार एक तरीके से डर गई थी कि इस सत्याग्रह की वजह से कहीं हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो खराब ना हो जाए। तो ये अंग्रेज सरकार दमन शुरू कर देती है, दबाव देना शुरू कर देती है, लाठीचार्ज वगैरह, सत्याग्रहियों को भगाना मारना वो शुरू कर देती है। तो ऐसे ही 10 अप्रैल को 1919 के ही 10 अप्रैल को अमृतसर में जो आंदोलन चल रहा था, पुलिस उस पर फायर कर देती है। वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, पुलिस उस पर फायर कर देती है। तो हम लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, हम आक्रामक हो जाते हैं। तो इसको लेकर ये अंग्रेज लोग मार्शल लॉ इंपोज कर देते हैं। मार्शल लॉ बोले तो सेना का शासन, सेना शासन करेगी, और इसका कमांड दे दिया जाता है जनरल डायर को। अब 1919 में ही 13 अप्रैल को अमृतसर के ही जलियांवाला बाग में एक बहुत दुखद घटना होती है, जिसको हम काला दिन के नाम से भी जान लेते हैं। तो इस जलियांवाला बाग में हर साल होने वाले बैसाखी मेले के लिए आसपास के गांवों के लोग जुटते हैं। इन गांव वालों को नहीं पता था कि भैया ये मार्शल लॉ लग गया है, और लोगों को इतना ज्यादा गैदरिंग पे मना किया है इन अंग्रेजों ने। तो वो उस बैसाखी मेले में जुटते हैं। ये एक बंद मैदान था। तो जनरल डायर अपनी सोल्जर्स के साथ वहां पर आता है, और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि भैया इस भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दो। तो इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया। तो इस वायलेंस को देखकर गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं कि नहीं, अब हम सत्याग्रह नहीं करेंगे। अब मूवमेंट तो हमको करना ही करना था, अंग्रेजों के खिलाफ तो हमें लड़ना ही लड़ना था। गांधी जी इसी फिराक में थे कि कोई मौका मिल जाए जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकूं, जिसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो। तो ऐसी घटना आती है। ये घटना कैसे आती है? देखो, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और मेनली अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। अलाइड पावर जीत जाते हैं, ये ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये कंट्री जीत जाती है, और सेंट्रल पावर हार जाती है, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की। ये जो ऑटोमन टर्की है वो हार जाता है। ऑटोमन एम्पायर जो है टर्की का, वो डिफीट हो जाता है। तो एक रूमर फैल जाता है कि ये जो अलाइड पावर वाले लोग हैं, ये ऑटोमन टर्की पे यहां के जो इस्लामिक लीडर है, जिनको खलीफा बोला जाता है, उस पे कुछ हार्ड ट्रीटी लगाएंगे, उस पे कुछ अन्यायपूर्ण संधि लगाएंगे। तो इसको लेकर भारत में भी हलचल होती है कि हमारे जो रिलीजियस लीडर है खलीफा, उस पर ये अलाइड पावर वाले लोग कुछ जुर्म करेंगे। तो 1919 में मार्च के महीने में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनती है। क्यों बनती है? ताकि अपने खलीफा के पावर को प्रोटेक्ट किया जा सके, और मेनली जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं वो खिलाफत कमेटी बनाते हैं। इसमें मेन नाम आता है मोहम्मद अली और शौकत अली का। तो खिलाफत कमेटी मेनली मोहम्मद अली और शौकत अली की लीडरशिप में बनती है, और इसको लेकर वो महात्मा गांधी से भी बात करना शुरू कर देते हैं। अब 1920 के सितंबर में कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल लगभग दिसंबर महीने के आसपास सेशन होता था, लेकिन कुछ स्पेशल डिमांड को लेकर या कोई नई बात आ जाए,
उसको लेकर पहले भी सेशन हो जाता था। तो 1920 में सितंबर महीने में ही कलकत्ता में सेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, और इस सेशन में महात्मा गांधी जी बाकी कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस कर देते हैं कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना चाहिए, असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए, जिसमें हम स्वराज की डिमांड करेंगे और साथ ही ये जो खिलाफत को लेकर मूवमेंट चल रहा है, खिलाफत कमेटी बन रही है, उसका भी हम सपोर्ट करेंगे। तो दो उद्देश्यों को लेकर ये मूवमेंट शुरू करने के लिए गांधी जी कांग्रेस लीडर को कन्विंस कर लेते हैं। कहां पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। कब होता है ये? 1920 के सितंबर में। अब इसी साल 1920 में ही दिसंबर में नागपुर में फिर से सेशन होता है। मेनली जो सेशन होंगे वो दिसंबर में होंगे ना, कभी कभार अलग महीनों में भी सेशन हो जाता है, कुछ स्पेशल डिमांड को लेकर, कुछ स्पेशल चर्चा को लेकर। तो नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है 1920 के दिसंबर में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाता है कि हां भैया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसकी डिमांड क्या थी? स्वराज, यानी कि हमारा राज हो, और खिलाफत, वो जो टर्की में खलीफा के साथ बुरा ना हो जाए, इसको लेकर ये मूवमेंट शुरू होता है। तो कब शुरू होता है? जनवरी 1921 में। इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स पार्ट्स लेते हैं, लेकिन अलग अलग इन ग्रुप का स्वराज को लेकर, यानी कि सेल्फ रूल को लेकर अलग अलग मीनिंग था, है ना। सब अपनी अपनी डिमांड के हिसाब से लड़ रहे थे। शहर में अलग डिमांड को लेकर, गांव में अलग डिमांड को लेकर, जो प्लांटेशन में काम करते थे लेबर, उनकी अलग डिमांड थी। तो अलग अलग डिमांड को लेकर इसमें अलग अलग ग्रुप लड़ रहे थे। तो 1920 में अवध, जो कि यूपी में है, वहां पर एक लीडर थे सन्यासी बाबा रामचंद्र। तो उन्होंने फार्मर का ग्रुप बनाया ताकि वहां के लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ा जा सके। मैंने बताया आपको कि अलग अलग सोशल ग्रुप जो है वो अपनी अपनी लोकल डिमांड को लेकर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ज्यादा हैवी टैक्स की डिमांड करते थे इन किसानों से। तो सन्यासी बाबा रामचंद्र जी ने उनको एक ग्रुप में बनाया और कहा कि हम इन लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। अब इसी साल 1920 में ही जून मंथ में अवध में ही जवाहरलाल नेहरू जी अवध के आसपास के गांवों को जाते हैं, वहां घूमते हैं, उनकी लोकल डिमांड सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और 1920 के ही अक्टूबर में अवध में एक ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप का नाम है अवध किसान सभा, है ना। तो मेनली ये ग्रुप किसने बनाया था? सन्यासी बाबा रामचंद्र जी ने। नेहरू जी ने इसमें सपोर्ट दिया था और कुछ और लीडर भी थे। तो आपको याद रखना है, अवध किसान सभा कब बनती है? 1920 के अक्टूबर में। और कहां पर बनती है? अवध। और मेनली इनमें किनका नाम आता है? सन्यासी बाबा रामचंद्र जी का और नेहरू जी का। इसी प्रकार अर्ली 1920s में ही आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में वहां के जो आदिवासी लोग थे, वहां के जो जनजातीय लोग थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लोकल डिमांड को लेकर मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और वो छिपकर अपने एक अलग तरीके से अंग्रेजों पर वार करते थे। इसलिए इसको बोलते हैं गुरिल्ला मूवमेंट। और इनके मेन लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में है। यहां पर गुरिल्ला मूवमेंट किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था? अल्लूरी सीताराम राजू जी। और कब हुआ था? ये अर्ली 1920s में। तो अब ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा है। इसी दौरान 1922 में फरवरी के महीने में यूपी के चौरा चौरी में एक घटना होती है। वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो एक पुलिस थाने को जला देते हैं, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो बेसिकली वायलेंस होती है, और भी अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी वायलेंस की खबरें आ रही थी। तो गांधी जी ने देखा कि भैया ये तो मूवमेंट वायलेंट हो रहा है, हिंसा आ रही है, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भैया अब हम इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग तैयार नहीं है, जब तक हम नॉन वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर भी वायलेंस होती थी
गांधी जी मूवमेंट से विड्रॉ कर लेते, उस मूवमेंट को वापस ले लेते थे। तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक डायलेमा आ गया कांग्रेस के लीडर्स में और बाकी दूसरे लीडर्स में कि अब क्या किया जाए, कोई मूवमेंट शुरू किया जाए या फिर कुछ दूसरे तरीके से इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें तो आक्रामक मूवमेंट जारी रखना चाहिए, आक्रामक तरीके से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि ये काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं, बेसिकली लेजिस्लेचर के इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीटें जीतनी चाहिए और इन लेजिस्लेचर्स में जाके इन अंग्रेजों की नीतियों को रोकना चाहिए, इनके खिलाफ वहां पर बोलना चाहिए। तो ऐसे ही मेन लीडर थे सीआर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने इस चीज को लेकर एक स्वराज पार्टी बनाई और ये स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काम करती थी। और इस स्वराज पार्टी का मेन मकसद क्या था कि हम इलेक्शन लड़े, अलग तरीके से अंग्रेजों का विरोध करें। तो कब बनती है ये? 1923 के जनवरी मंथ में। इसके अलावा जो यंग लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि हमें तो भैया फुल फ्रीडम के लिए एक स्ट्रॉन्गर मूवमेंट चलाना चाहिए। तो अलग अलग लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे। अब ये इवेंट चल ही रहे थे। 1927 में ब्रिटेन में जो नई सरकार बनती है वो एक कमीशन बनाती है, ग्रुप बनाती है और उनका हेड बनाती है साइमन को। तो साइमन कमीशन बनाया जाता है और इनके हेड कौन थे? जॉन साइमन। ये कमीशन क्यों बनाया जाता है? इंडिया में 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। तो अंग्रेज लोग देखना चाह रहे थे कि ये एक्ट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिकली इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको चेक करेंगे और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये देखेंगे। तो इस चीज को करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया। तो साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को स्टडी करने के लिए और इंडिया में कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही सोच रहे हो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। अब अगले साल यानी कि 1928 में ये साइमन कमीशन इंडिया आता है, लेकिन इंडिया में इसका स्वागत किया गया एक बहुत बड़े मैसिव प्रोटेस्ट के साथ में, जिसमें एक फेमस स्लोगन लगाया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब 1929 अक्टूबर में भारत में ही उस समय के जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, वो अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। बेसिकली ये अंग्रेज लोग क्या करते थे कि इनके खिलाफ हम खड़े हो जाते थे तो ये कुछ ना कुछ हमको लालच देते थे। इन्होंने देखा कि साइमन कमीशन का तो विरोध हो रहा है, तो इन्होंने इंडियन को खुश करने के लिए, है ना, झूठा मूठा खुश करने के लिए बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस बोले तो आधी आजादी, है ना, सेमी इंडिपेंडेंस। आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, अपने पार्लियामेंट बनाओ, अपना पार्लियामेंट सिस्टम से आप काम करो, लेकिन आप अंडर तो रहोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही। तो वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन ने बोला कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन इसमें कोई टाइमलाइन नहीं बताई कि कब देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, एक साल बाद देंगे, कब देंगे, हवा में बात कर दिया ना। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हम ब्रिटेन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे ताकि हम इंडिया के फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए डिस्कस कर सके, जिसमें इंडियन लीडर्स भी होंगे। यह कहकर उन्होंने हम लोगों को एक झूठा मूठा खुश करने के लिए एक लालच दे दिया, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं थे। इसी साल दिसंबर महीने में लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है। मैंने बताया कि हर साल लगभग दिसंबर के महीने में कांग्रेस का एनुअल सेशन होगा। कभी कभार कुछ स्पेशल डिमांड को लेकर इससे पहले भी सेशन हो जाएगा। तो लाहौर में 1929 के दिसंबर में जब कांग्रेस का सेशन होता है, तो इस कांग्रेस के सेशन में डिमांड होती है कि हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे। और इस लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में इस लाहौर कांग्रेस सेशन में उस डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया गया कि भैया अब हम पूर्ण स्वराज को लेके रहेंगे,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेके रहेंगे। और बोला गया कि अगले साल 26 जनवरी को, यानी कि 1930 के 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और शपथ लेंगे, प्लेज लेंगे कि हम इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस करवाने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट करेंगे। हालांकि इसके प्रति लोगों का रवैया ज्यादा यूं पॉजिटिव नहीं रहा। पॉजिटिव मतलब ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो गांधी जी ने सोचा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मूवमेंट में इकट्ठा करना पड़ेगा, मूवमेंट के अंदर लेना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर 1930 के 31 जनवरी को गांधी जी ने वॉयस रॉय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और इस लेटर में बड़ी बड़ी 11 डिमांड्स थी। कुछ कॉमन डिमांड्स थी और कुछ अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड डिमांड थी। गांधी जी ने बोला कि अगर आप 11 मार्च तक इन 11 डिमांड को नहीं मानोगे तो मैं और कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक और आंदोलन शुरू कर देगी। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि ये जो अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगा रहे थे उसको रिमूव किया जाए। एक तो ये अंग्रेज लोग नमक बनाने पर मोनोपोली लागू कर रहे थे, मतलब यही नमक बना सकते थे, और नमक पर भी टैक्स लगाया जाता था। अब नमक एक ऐसी चीज है, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति यूज करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और डेली लेवल पर यूज करता है। तो गांधी जी ने देखा कि यार ये नमक पे टैक्स लगाकर गलत कर रहे हैं और इसी चीज को लेकर हम मुद्दा बना लेते हैं ताकि सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे और हम एक बड़ा मूवमेंट शुरू कर पाएंगे। तो 11 मार्च तक की डेडलाइन दे दी। अब इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लॉर्ड इरविन ने इस बात को नकार दिया, किसी भी डिमांड को नहीं माना बेसिकली। तो 12 मार्च को गांधी जी ने गुजरात के साबरमती से एक यात्रा शुरू कर दी, एक मार्च शुरू कर दिया जिसको हम कहते हैं दांडी यात्रा, दांडी मार्च। और कहां तक जाना था? दांडी तक जाना था। दांडी क्या है? दांडी बेसिकली गुजरात के समुद्र के पास में एक जगह है, तो वहां पर जाकर सभी लोग नमक बना देंगे, तो नमक कानून को तोड़ देंगे। और नमक कानून को तोड़ दिया, हो गया मूवमेंट शुरू कि तुम्हारे कानून को अब हम तोड़ेंगे। तो 12 मार्च को गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की स्टार्ट करते हैं, नमक यात्रा की शुरू करते हैं। इसमें इनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे। ये अराउंड 240 किलोमीटर चलेंगे और 24 डेज बाद ये पहुंच जाएंगे ना। 24 डेज बाद बोले तो 6 अप्रैल को ये लोग पहुंच जाएंगे ना। अब बीच में बहुत सारी जगह पर लोग इनसे मिलते जाते थे, इनके ग्रुप में जुड़ते जाते थे, गांधी जी इनको मोटिवेट भी करते जाते थे। तो गांधी जी पहुंच गए 6 अप्रैल को दांडी नामक जगह पे और उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों के इन नमक कानून को तोड़ दिया। और इसी के साथ शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-1921 में, एक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 के आसपास। इन दोनों मूवमेंट में बेसिक अंतर क्या है? यहां पर नॉन कॉपरेशन की बात की गई थी कि आप जो भी बोलोगे हम नहीं मानेंगे, आपका कॉपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बोला कि हम आपका कहना तो मानेंगे ही मानेंगे नहीं, साथ ही हम आपके द्वारा बनाए गए लॉज को भी तोड़ेंगे, सिविल डिसओबीडियंस करेंगे ना। अब 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी वापस ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत खतरनाक तरीके से इस मूवमेंट पे हमला किया था, है ना। लोगों को जबरदस्ती जेल में भर दिया था, जेल में डाल दिया गया था, लाठी चार्ज हो रही थी, अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो इस चीज को लेकर गांधी जी ने देखा कि अब हमको इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो अगले साल 1931 में गांधी जी इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। अब इसी साल 5 मार्च को गांधी और वॉयसरॉय इरविन के बीच में एक समझौता होता है ना। तो गांधी जी इस समझौते पर साइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या बोला गया? गांधी जी ने बोला कि आपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत जितने भी लोगों को जेल में भरा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है, उनको आप बाहर निकालो
और मैं राजी होता हूं कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सी? वो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इस वायसरॉय इरविन में बोला था कि भैया हम डोमिनियन स्टेटस को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। तो ऐसी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लोग नहीं जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चूंकि ये गांधी इरविन के बीच में ये समझौता हो गया था, तो इसीलिए गांधी जी कांग्रेस के बिहाफ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। तो गांधी जी ने वायसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ में ये एग्रीमेंट साइन कर दिया था और इसी एग्रीमेंट के थ्रू गांधी जी इस बात पे सहमत हो गए कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आऊंगा, इसमें हिस्सा लूंगा। तो इसी साल 1931 में ही दिसंबर के महीने में लंदन में ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गांधी जी उसमें अटेंड करते हैं। लेकिन कोई खास विशेष बात हो नहीं पाती है। अंग्रेजों के बीच में और मेनली गांधी जी के बीच में तकरार हो जाती है और गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं खाली हाथ। और यहां पर आकर गांधी जी ने वापस इस सीडीएम को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को 1932 में वापस से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब वापस स्टार्ट किया तो उतना ज्यादा इसमें पेस आ नहीं पाया। 1934 आते आते ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक तरीके से फेड हो गया था ना, धुंधला सा हो गया था। अब इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उनके अपने एम्प्रेंशन थे, उनकी अपनी अलग अलग डिमांड थी। जैसे कि 1930 में भारत में ही डॉक्टर अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में जो दलित लोग थे उनको ऑर्गेनाइज किया कि हमारी कुछ डिमांड है, हम उन डिमांड के लिए लड़ेंगे, हमारा एक अलग रास्ता होगा। तो 1931 में लंदन में ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक तरीके से क्लैश हो जाता है। किस बात को लेकर? अंबेडकर जी कह रहे थे कि हम जो दलित लोग हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सेपरेट इलेक्टोरेट बोले तो हमारे लोग ही चुनाव में खड़े होंगे हमारे एरिया से और उनको वोट देने वाले भी हम ही होंगे। मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। ज्वाइंट इलेक्टोरेट बोले तो रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको किसी एरिया में खड़े होने के लिए, लेकिन उसमें वोट सब कम्युनिटी के लोग करेंगे। अंबेडकर जी ने बोला कि हमको ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट दो। हमारी कम्युनिटी के लोग ही खड़े होंगे और हमारी कम्युनिटी के लोग ही उन खड़े होने वाले लोगों को वोट देंगे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां की गवर्नमेंट ने अंबेडकर जी की इस बात को मान लिया था, लेकिन गांधी जी को डर था कि इसकी वजह से इंडिया की यूनिटी पे खतरा हो जाएगा। एक ही कंट्री में ऐसे आप सेपरेट इलेक्टोरेट दोगे तो इंडिया की यूनिटी को खतरा हो जाएगा। तो गांधी जी को यह डर था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंबेडकर जी और गांधी जी में एक तरीके से इस बात को लेकर तकरार हो गई। किस इशू को लेकर? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। इस चीज को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में तकरार हो गई। अब 1931 में इस चीज को लेकर गांधी जी ने पूना की येरवाड़ा जेल में फास्ट अप टू डेथ, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं भूखा रहूंगा, मतलब आमरण अनशन शुरू कर दिया कि नहीं, दलित लोगों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही होना चाहिए। तो अंबेडकर जी इस चीज को देखकर गांधी जी के साथ समझौता करते हैं। इस समझौते को बोला जाता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ था? 1931 में। इसमें क्या बोला गया कि नहीं नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही होगा। हाँ, दलित के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनकी हम नंबर बढ़ा देते हैं ना, उनका जो रिजर्वेशन है वो वैल्यू बढ़ा देते हैं ना। तो शेड्यूल कास्ट गॉट रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो चुनाव होंगे उनमें दलितों के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही होगा। हाँ, रिजर्व सीटों का नंबर हम बढ़ा देते हैं। तो ये सारी बातें थी गांधी जी के इंडिया लौटने से लेकर
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक की। अब हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, लोग एकजुट होने लगे नेशनलिज्म को लेकर। तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि 1870s में बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था, और कुछ सालों बाद इन्होंने एक नोवेल लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही, आनंद मठ। इस आनंद मठ नोवेल में इन्होंने इस सॉन्ग को इंक्लूड किया था। 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये वंदे मातरम गीत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, है ना? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1905 में। ऐसी ही कुछ और बात है, जैसे कि अर्ली 20th सेंचुरी में भारत माता का चित्र धीरे धीरे शेप लेने लगा था ना। सबसे पहले भारत माता के इमेज का जो इमेजिनेशन किया था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही किया, लेकिन जो फेमस पेंटिंग बनाई, फेमस इमेज बनाई हमारे भारत माता की, वो बनाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इन्होंने सबसे पहले इमेजिनेशन किया कि भारत माता दिखने में कैसे होंगे। तो इन्होंने बहुत सात्विक और एक साध्वी तरीके से और बहुत ही एक ओजपूर्ण इमेज बनाई, है ना, बहुत ज्यादा जिनमें तेज था। ऐसे ही झंडा भी आता है। अर्ली 20th सेंचुरी में बंगाल में ही स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1905 के दौरान ही एक 3 कलर वाला फ्लैग बनता है, जिसमें 3 कलर थे, ग्रीन, येलो और रेड, है ना, ये वाला फ्लैग, ग्रीन, येलो और रेड। इसमें आपको 8 कमल के फूल दिख रहे होंगे और एक ऐसा चांद दिख रहा होगा। तो ये जो 8 कमल के फूल है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो 8 राज्य थे, जिनको बोला जाता था प्रोविंसेस, उनको रिप्रेजेंट करते थे ये 8 कमल के फूल। और ये जो क्रेसेंट शेप मून था, ये रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। 1921 में भारत में ही गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग बनाया था। इसमें भी ट्राई कलर थे, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड, और इसके बीच में चरखा था। चरखा बोले तो स्पिनिंग व्हील। और ये चरखा किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? ये गांधी जी का एक आइडिया था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता था, चरखा, स्पिनिंग व्हील। तो इन तरीकों से इंडिया में हम लोगों के बीच में नेशनलिज्म राइज हुई। ठीक है, तो आज के सेशन में इस लंबे से चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने एक टेबल रूप से देखा, ताकि दिमाग में पूरी कहानी, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ, इसको हमने देख लिया है। तो होप आज इस सेशन में जो भी हमने देखा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।